हेलो एवरीवन, आज हम लोग आरआरबी पीओ के लिए जो अभी मॉक हुआ उसका एनालिसिस देखने वाले। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस क्वेश्चंस को कैसे आपने सॉल्व करना चाहिए था और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये पजल है। वैसे अगर एग्जाम में आपको पजल आ जाता है तो आपने इमीडिएट फर्स्ट क्वेश्चन ही पजल या सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जाना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए था। एज आई कैन सी ये एक ईयर्स बेस्ड पजल दिख रहा है मुझे। तो चलिए सबसे पहले हमें उसके ईयर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004 एंड 2005। हमेशा हमें पॉसिबिलिटी इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो IBPS या RRB में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कम से कम वो 3 से 4 पॉसिबिलिटी देने का हक रखते हैं। द बेस ईयर काउंटेड इज 2021, तो हमें एज जो निकालनी है ये निकालनी है 2021 में। एज निकालने का सबसे सरल तरीका ये होता है 2021 ले लो, ये वाला नंबर नीचे वाला लेना, डिफरेंस है 5 मतलब 16 साल का। इसके बाद हर साल नहीं निकालना है, 1 साल का डिफरेंस है 1 से बढ़ा दो, 2 साल का डिफरेंस है 2 से बढ़ा दो, 1 साल का डिफरेंस है 1 से और बढ़ा दो, 2 साल का डिफरेंस है 22 कर दो, 1 साल का फ़र्क है 23 कर दो, 2 साल का फ़र्क है 25 कर दो, 2 साल का फ़र्क है 27 कर दो। यहाँ से ये निकल गई एज। अभी हमें कंडीशंस लिख दे। एज ऑफ यू इज़ नॉट ऑड नंबर, मतलब क्या होना चाहिए, यू की एज जो है वो इवन नंबर में होनी चाहिए। इवन नंबर क्या एज की बात कर रहे हैं वो लिख देंगे हम। देन 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन P एंड V, PV में 2 लोग चाहिए, डन। Q इज बॉर्न जस्ट बिफोर V इन द ऑड नंबर ईयर, तो Q जो जस्ट बिफोर V ऑड नंबर ईयर बोल रहा है वो, एज नहीं। R इज 4 ईयर ओल्डर देन T, तो R इज ये इज होता है, ये होता है 4 ईयर ओल्डर देन T, मतलब R और T में 4 का फर्क है। W इज ओल्डर टू U, तो W जो है वो बड़ा है किससे, U से, राइट। एंड जस्ट ओल्डर, एंड जो है ये W के लिए जाएगा जस्ट यंगर टू S, S से जस्ट छोटा, मतलब S और W जो है वो इमीडिएट होने चाहिए। दैट्स ऑल इज द क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, ज़्यादा कंडीशंस भी नहीं है। हम इवन या ऑड से स्टार्ट कर सकते हैं। U से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, इवन दिया है बट U की कोई कंडीशन नहीं, हटाओ। Q जो है उसका V से, V का P से कनेक्शन है, मतलब Q से स्टार्ट करना बेहतर रहेगा। Q का ऑड नंबर ईयर ये है, दूसरा मुझे 2001 लग रहा है, ठीक है, तो ये QV है, राइट। अब अगर V लिख दिया तो V 2 लोग P ऊपर नीचे, मतलब यहाँ पे मुझे 2 पॉसिबिलिटी लेनी चाहिए। तो V 2 लोग P नीचे, V 2 लोग P ऊपर, और दूसरा जो मैं है Q ऑड नंबर ईयर वो 2001 भी ले सकता हूँ, मतलब यहाँ, और फिर यहाँ पे V आएगा, और अगर यहाँ पे V आया तो V 2 लोग P, मतलब ये नीचे तो नहीं जाएगा, ये जाएगा ऊपर। अब ये कंडीशन मेरी हो गई, ये हो गई। अब मुझे ये देखना है R और T में 4 साल का फ़र्क है। R और T में 4 साल का फ़र्क मतलब 27-23 में भी 4 साल का फ़र्क है, फिर 23-19 में भी 4 साल का फ़र्क है। बट अगर मैं यहाँ पे अगर R और T अगर ले लूँ तो मुझे SW यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे U मिलेगा। अगर मैं 27-23 ये ले लूँ तो SW अगर मुझे यहाँ पे रखना है तो मैं U को नहीं रख पाऊँगा, मतलब ये तो तय हो गया कि मुझे R और T इधर ही लेना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया R और T तो SW यहाँ पे, उसके बाद U नहीं रख पाऊँगा मैं, ठीक है, तो मैं R और T यहीं पे ले लेता हूँ, राइट। ये मेरा R हो जाएगा, ये मेरा T हो जाएगा। देखिए 4 साल का फ़र्क है। SW में ऊपर रख सकता हूँ आराम से इमीडिएट, और नीचे मैं उसके बाद U रख सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे एक दिक्कत मुझे ये गई, U की एज जो है वो इवन नंबर में चाहिए, हमने ऑड नंबर में ला ली, सोल्यूशन अपना गलत हो गया। अब ये 2 पॉसिबिलिटी बची है। यहाँ पे मुझे 4 साल का फ़र्क ढूंढना पड़ेगा। 27-23 दिख रहा, ये तो बैठता है। फिर आगे
ये तो यहाँ पे 4 साल का फ़र्क ही नहीं है, मतलब यही वाला होगा आर और टी। तो फिर मुझे एस डब्ल्यू पहले इमीडिएट ऐसे बैठाना पड़ेगा और उसके बाद यू लेना पड़ेगा। यू की एक जीवन नंबर मुझे आ रही है, मतलब ये तो सोल्यूशन मुझे सही दिख रहा है। अब ये वाला भी देख लेते। 27 23 तो नहीं होता है, 25 तो 21 चाहिए मुझे, 22 तो 18 भी नहीं होता है, मतलब यहाँ पे तो आर टी बैठता ही नहीं, मतलब मेरा सोल्यूशन इज़ रेडी। हु इज़ बॉर्न इन ईयर 1998, तो मुझे टी दिख रहा है, तो मेरा सही जवाब डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, इन विच ईयर एस इज़ बॉर्न, एस कहाँ बॉर्न हुआ, तो एस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2002, तो मैं 2002 में जाऊँगा और टिक कर दूंगा, मतलब ए। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, P 94 V 96, P 94 V 96, P 94 V 96 दोनों गलत है। टी ओल्डेस्ट नहीं, ओल्डेस्ट तो आर था। यू 2002 और आर पी से बड़ा। यू 2002 में तो नहीं है और आर पी से बड़ा, हाँ आर तो पी से बड़ा है, मतलब ये फिफ्थ जो ऑप्शन है ये हमारा सही जवाब है, आर इज ओल्डर देन पी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी में कितने लोग हैं एक बार देख लेते हैं। डब्ल्यू, ये डब्ल्यू और ये टी, इन दोनों में 3 लोग हैं, तो डब्ल्यू टी में 3 लोग, मतलब सी जवाब सही होगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते, हु इज़ द ओल्डेस्ट अमंग, सबसे बड़ा तो आर ही था, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज सिलोजिज्म। सबसे पहले हमेशा ये देखना चाहिए कि यस लॉजिकली फॉलोस पूछा है, ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऑल फ्लावर आर प्लांट, तो ये है ऑल फ्लावर, और ये ऑल फ्लावर जो है ये प्लांट है। ओनली अ फ्यू प्लांट आर फ्रूट, सिर्फ थोड़े से ही प्लांट फ्रूट है, थोड़े से प्लांट फ्रूट नहीं भी है। सम आर फ्रूट, सम प्लांट आर नॉट फ्रूट। नो फ्रूट इज वेजिटेबल, फ्रूट का वेजिटेबल से निगेटिव रिलेशन है। डन, डायग्राम इज ओवर। सम फ्लावर आर फ्रूट, फ्लावर फ्रूट आपस में 2 सर्कल मिले नहीं है, कंक्लूजन गलत। सम प्लांट आर नॉट वेजिटेबल, इसको तो मैं रिवर्स में पढ़ना चाहूँगा। रिवर्स मतलब पूरे वेजिटेबल का निगेटिव रिलेशन सम प्लांट के साथ है क्या? एक और बार, पूरे वेजिटेबल का निगेटिव रिलेशन सम प्लांट के, पूरे वेजिटेबल का निगेटिव रिलेशन ये रहा वो सम प्लांट जिसके साथ है, मतलब ये जो है कंक्लूजन ये राइट आएगा, तो इसका जवाब रहेगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ऑल मैन आर चेंजेस, ठीक है, ऑल मैन आर चेंजेस। ऑल चेंजेस चांसेस है, ओके, ये देखिए ये चेंजेस है, ये चांसेस है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, ये नहीं तो आप चेंजेस समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको ठीक ही कर देता हूँ, ये चेंजेस है, ऑल मैन आर चेंजेस। अब ये चांसेस अलग है, नो एग इज चेंजेस, ये रहा नो, ये रहा एग, नो एग इज चेंजेस। और अभी ये दूसरा, ऑल चांसेस आर एग्स, चांसेस मुझे इधर लिखना पड़ेगा, चांसेस, ऑल चांसेस आर, ये चेंजेस है, ये चांसेस है, ठीक है, ये फ़र्क दिया है उन्होंने। चलिए, सम मैन इज़ नॉट, ये सम नॉट है, सम नॉट को हमेशा उल्टा पढ़ना। पूरे चांसेस का निगेटिव रिलेशन सम मैन के साथ है क्या? पूरे चांसेस का निगेटिव रिलेशन है, किसके साथ है? पूरे सर्कल के साथ है, मतलब मैन के साथ है, तो सम मैन के साथ भी है, मतलब ये सही कंक्लूजन होना चाहिए, राइट। फिर बोलता है ऑल चेंजेस, तो इसको उठाइए, ऑल चेंजेस को उठा के मैन में डालिए। चेंजेस ये चांसेस है,
ये चेंजेस पूरे मैन में जा सकते क्या? हाँ, ये वाले पूरे सर्कल मैन में जा सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी सही है, दोनों राइट है, तो इसका बोथ फॉलो ही होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन सिलोजम, ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर ऑरेंज। ये है एप्पल, ठीक है, फ्यू एप्पल आर ऑरेंज एंड फ्यू एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, ठीक है, सम नॉट का रिलेशन हो गया, ये इसको बोलते हैं ओनली फ्यू। ऑल ऑरेंजेस आर बनाना, पूरे के पूरे जो ऑरेंजेस है ये बनाना है, पूरे के पूरे जो ऑरेंजेस है ये बनाना है। ओनली बनाना आर ग्रेप, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सिर्फ अकेला ओनली आता है तो ओनली को कट करना, पीछे ऑल लिखना और इसको रिवर्स में पढ़ना। ऑल ग्रेप्स आर बनाना, ऑल ग्रेप्स आर बनाना, ऑल ग्रेप्स आर बनाना, ऑल ग्रेप्स आर बनाना। और याद में रखना, जब भी ये सब का आप काम करेंगे तब अंदर के सर्कल का मतलब ग्रेप्स का पूरी दुनिया के साथ निगेटिव रिलेशन बना रहेगा, ठीक है। मतलब अब आप बोलेंगे सर क्यों है लेकिन निगेटिव रिलेशन, एक रीज़न बताता हूँ, सिर्फ बनाना ही ग्रेप है, मतलब और कोई ग्रेप नहीं हो सकता, और अगर और कोई ग्रेप नहीं हो सकता तो ग्रेप का पूरे दुनिया के साथ निगेटिव रिलेशन रहना ही चाहिए। ये हो गई अपनी सही डायग्राम। अब ये फिर से सम नॉट है, सम नॉट को तो हमेशा उल्टा पढ़ना चाहिए, पूरे एप्पल का निगेटिव रिलेशन सम बनाना, पूरे एप्पल का निगेटिव रिलेशन सम बनाना। तो ये देखिए ये बनाना है और ये हो गया वो सम बनाना, ये पूरा बनाना है और ये हो गया सम बनाना, जिसका निगेटिव रिलेशन ऑब्वियसली सबके साथ है, मतलब एप्पल के साथ भी है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही कंक्लूजन होगा, राइट। पूरे एप्पल का निगेटिव रिलेशन है सम बनाना, राइट। फिर क्या बोलता है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो सम एप्पल है, देखिए सम एप्पल का निगेटिव रिलेशन सिर्फ ऑरेंजेस के साथ है, लेकिन ये जो ग्रेप्स है ना ये सम बनाना है, जिसका निगेटिव रिलेशन सबके साथ है, पूरे एप्पल के साथ है, पूरे ऑरेंज के साथ भी है, तो सम एप्पल या सम ऑरेंज के साथ भी होगा ही होगा। फिर अभी ये भी सम नॉट है, इसको भी उल्टा पढ़ेंगे, पूरे ऑरेंजेस का निगेटिव रिलेशन सम बनाना है क्या, ये है वो सम बनाना जिसका निगेटिव रिलेशन पूरे ऑरेंजेस के साथ है, राइट। ये बनाना, ये सम बनाना जिसका निगेटिव रिलेशन पूरे ऑरेंजेस के साथ है, मतलब ये भी कंक्लूजन राइट रहेगा, राइट। तो इसका भी कंक्लूजन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो होना चाहिए। तो ये देखते हैं, ये 8 बॉक्सेस, ये एक बॉक्स पजल है, तो चलिए इसको बनाते हैं। मोर देन 8 बॉक्सेस आर अरेंज वन अबव अनदर, मोर देन 8 है, मोर देन 8 मतलब 9 10 11 12 रहेंगे, पता नहीं कितने हैं। मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो जी, ओके। तो जी के नीचे मुझे मोर देन 4 मतलब क्या होता है, 5 भी चलते, 6 भी चलते, 7 भी चलते, 8 भी चलते, ठीक है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जी एंड एच, जी एच में 3 बॉक्सेस है, डन। कंडीशंस लिख रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव एच बिलो सी, जितने एच के ऊपर है उतने सी के, जितने एच के ऊपर है उतने सी के नीचे है, चलो डन। फिर ए इज प्लेस 2 बॉक्सेस अबव ई, A is placed 2 box above E, 2 box above मतलब 1 box between E which is placed immediate just above है, ये immediate होना चाहिए। FNH are not adjacent, अभी adjacent नहीं मतलब क्या है, F और H ये हो गया adjacent, ये हो गया not adjacent। B is above D बट मतलब B बिलो E, तो E के नीचे है B और B अबाउ D मतलब इसके नीचे D आएगा, B के नीचे D है, चलो डन। तो ये एक सीक्वेंस बन गया मेरा। देर आर लेस देन 10 बॉक्सेस इन द अरेंजमेंट, लेस देन 10 मतलब 7 8 9, बट इसने 8 से ज़्यादा भी बोला है, 8 से ज़्यादा 10 से कम, मतलब टोटल 10 नहीं, टोटल 9 ही बॉक्सेस है, क्योंकि 10 से कम चाहिए, तो बॉक्सेस 9 ही है। नो बॉक्सेस अननेम, नो बॉक्सेस अननेम का मतलब पूरे बॉक्सेस के नाम यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, तो बस मुझे इतने इसमें मुझे भी पूरा ये क्वेश्चन बनाना है।
तो ये तो मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है स्टार्ट करने का तरीका, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बी और डी कितने दूर है आपस में। तो सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जी के नीचे 5 6 7 8 बॉक्सेस चाहिए। अब मुझे बताइए जी एच में टोटल 3 बॉक्स है, जी और एच को पकड़ के हो गए ये टोटल 5, ठीक है। बीच में 3 बॉक्सेस है, जी एच पकड़ के 5 हो गए। अगर ये 5 का अरेंजमेंट है तो नीचे 5 बॉक्स दे कैसे सकते हैं, क्योंकि 10 हो जाएंगे, टोटल तो 9 बॉक्सेस आ रहे, मतलब अपने को जी ऊपर लेना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा कि जी ऊपर है, फिर मुझे 3 बॉक्सेस रखने हैं और 3 बॉक्सेस के बाद मुझे एच का नाम लिखना है। बट जी के नीचे मुझे 5 बॉक्सेस तो चाहिए ही, 1 2 3 4, ये हो गया 5वां। बट यही एक पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं ये भी कर सकता हूँ। ये देखो 3 बॉक्सेस फिर एच, मैं 2 भी बॉक्सेस ले सकता हूँ। मैं एक और काम कर सकता हूँ, जी के नीचे मैं, ये हो गए 3 बॉक्सेस, ये हो गया एच, मैं यहाँ पे नीचे 3 भी बॉक्सेस ले सकता हूँ। सही है। अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6, तो 7 8 9 3 ऊपर लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 और 9 2 ही ऊपर लगेंगे, और यहाँ पे क्योंकि एक ज़्यादा बढ़ गया तो एक ही ऊपर रहेगा। अब देखिए, अब मुझे ये तो हो गया मेरा। अब सी और एच सिमेट्रिकल है, जितने एच के ऊपर है उतने सी के नीचे, एच के नीचे 1 तो सी के ऊपर 1, एच के नीचे 2 तो सी के ऊपर 2, तो यहीं पे सी आने वाला है, मतलब ये गलत हो गया। एच के नीचे 3, तो ये 3 पकड़ के यहाँ पे सी होना चाहिए, 3 सी के नीचे 3 एच के नीचे, 3 सी के ऊपर 3 एच के नीचे, मतलब ये भी मैंने सही कर दिया। एच के पास एफ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पे भी एफ नहीं आएगा, डन, ये एफ नहीं आएगा। अब बचा है सिर्फ यही एक, तो ए फिर एक बॉक्स फिर ई आई फिर बी डी। तो चलो ऊपर से चालू करते, ए एक बॉक्स फिर ई आई नहीं आता, ए एक बॉक्स फिर ई आई फिर बी डी। चलो ये तो बन रहा है, ए एक बॉक्स फिर ई और आई फिर बी और डी, क्योंकि बी और डी में इमीडिएट नहीं बोला है उन्होंने, आखिरी बॉक्स एफ ऊपर है। चलो ये तो बन गया, ये तो गलत है, ये दे दे, ए एक बॉक्स ई आई नहीं आता, तो ए एक बॉक्स ई आई यहाँ पे भी नहीं आता, ए एक बॉक्स ई आई, हाँ ए एक बॉक्स ई फिर आई, ई आई के बाद बी, और बी के बाद फिर से एक नीचे डी, बट ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो बॉक्स ऊपर है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो यही एक सही अरेंजमेंट है, मिडल ऑफ द अरेंजमेंट। मिडल मतलब 4 छोड़ के ई, मतलब सेकंड क्वेश्चन। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए आई में कितने हैं, आई ए में 2 है बस। चलिए चलते हैं, 2 मार्क कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ इज प्लेस बिलो डी, मतलब डी के नीचे एफ चाहिए उनको, तो एफ जी में कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन है। एफ जी डी के नीचे एफ ले लेंगे तो एफ जी में 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। 5 मतलब नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन जी एच सेम एज प्लेस बिटवीन, जी एच में जितने हैं उतने किन में हैं, तो सी एच और एफ जी भी बोल दिया है, तो जी एच में तो 3 है, वो तो सी एच में नहीं है, एफ जी में भी नहीं है, 2 तो चेक हो गए अपने। जी ए एच बी आई सी, जी ए एच बी आई सी, हाँ आई सी में है 3, मतलब लास्ट ऑप्शन सही है क्योंकि अपने को 5 बॉक्सेस चाहिए थे, तो ये आई सी सही जवाब रहेगा क्योंकि जी एच में भी 5 बॉक्सेस है, तो आई सी में भी 5 बॉक्सेस ही रहेंगे। Which of the following statement is true? F is placed above E
मतलब ये पहला वाला है एफ इज प्लेस अबाउ ई, मोर देन 2 बॉक्सेस ए आई में मोर देन 2 मतलब 3 या 4, नो बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो एच के नीचे कोई नहीं, मतलब एच के नीचे 0, लेकिन एच के नीचे 0 ये तो था ही नहीं। एच के नीचे तो डी है, ठीक है, तो अपने को सिर्फ अभी ये 2 चेक करना है। एफ ई ए आई में 3 4, एफ ई ये तो है और ए आई में 3 4 तो नहीं है, मतलब सिर्फ पहला वाला ही सही है, ठीक है, मतलब सिर्फ यही वाला सही है एफ ई, राइट। ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका जवाब रहेगा ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नाउ दिस इज इनइक्वलिटी। चलिए, जे लेस देन पी, ठीक है, जे लेस देन पी, पी इधर है, कॉमन कौन है इन दोनों में, क्यू, तो जे लेस देन क्यू, क्यू ग्रेटर देन पी, ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि जे लेस देन क्यू है और क्यू ग्रेटर देन पी है। फिर एम ग्रेटर देन पी, चलो चेक करते हैं, एम मतलब एल है, एल ग्रेटर और इक्वल टू क्यू, क्यू ग्रेटर देन पी, तो ग्रेटर और ग्रेटर में से ग्रेटर आता है, तो ये वाला जो है वो सही होगा। दैट इज ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। अब ये देखते हैं एन ए, एन ए, एन से ए तक टी कॉमन है मेरे पास, तो ये एन और टी एक ही है, तो टी ग्रेटर दैन ए, तो टी मतलब एन है, तो एन ग्रेटर दैन ए ये सही है। और सी ग्रेटर दैन पी अगर मैं ढूंढूं तो सी ग्रेटर दैन पी में सी से मुझे पहले टी तक जाना पड़ेगा जो कि इक्वल है, और टी ग्रेटर दैन मतलब सी ग्रेटर दैन पी, तो ये भी सही आएगा। दैट इज बोथ फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ओ से लेकर आई तक जाना है, ग्रेटर और इक्वल, ओ से लेकर आई, ओ से लेकर आई इधर है, ओ इधर है, इधर वी के है, वी के तो है ही नहीं, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये इधर का इधर है, वो इधर का इधर है, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। और जब दो लोगों में कोई रिलेशन नहीं रहता है, जैसे ओ है और आई है, इनमें अगर कोई रिलेशन नहीं है, तो इन दैट केस वहाँ पे अगर हमें इन दोनों के बीच में अगर कुछ निकालना ही है तो 3 सिंबल लगते हैं, मतलब इनिशियली तो ये गलत ही होगा। अगर एल ओ अगर की भी मैं बात करूँ तो एल इधर है, ओ इधर है, तो ये भी गलत ही होगा क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसका जवाब आपको देखते हुए लगेगा ये नीदर और नॉर है, बट मेरा एक जगह पे बहुत अच्छे से ध्यान चला गया कि आई और एल इक्वल है, मतलब अगर मैं इसको अगर लिखने जाऊँ तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ओ ग्रेटर और इक्वल टू आई, और आई और एल इक्वल है, तो यहाँ पे मैं वापस से आई लिख सकता हूँ ऐसे, समझे। तो आई इज, ये क्या है, ग्रेटर, राइट, तो आई इज ग्रेटर देन ओ, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओ इज स्मॉलर देन आई, तो आई ग्रेटर, आई लेस, आई इक्वल, तीनों सिंबल आ गए, आई लेस, आई इक्वल, आई ग्रेटर, और जब तीनों सिंबल आते हैं अननोन लोगों में अपोजिशन केस में, तो वो इधर और की केस बन जाती है, राइट। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटिंग अरेंजमेंट। अनसर्टन नंबर की सिटिंग अरेंजमेंट है लाइन में। हमेशा जब अनसर्टन टाइप ऑफ सिटिंग आती है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में, तो उसको हमेशा पहले कंडीशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत शफल करके रहता है, पूरा शफल रहता है, पहली कंडीशन लास्ट में, लास्ट की कंडीशन स्टार्टिंग में। यू मस्ट राइट ईच एंड एवरी कंडीशंस फर्स्ट, ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस लाइन में मैं बैठाने की कोशिश करूँगा इनको। कंडीशंस लिखते, ए सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ का थर्ड लेफ्ट, चलिए नीचे से लिखना चालू करता हूँ, एफ का थर्ड लेफ्ट ए है, 3% एफ आर
FR में 3 लोग हैं, डन। R सेकंड टू लेफ्ट ऑफ C, R सेकंड टू लेफ्ट ऑफ C मतलब ऐसा लिखूंगा मैं, R सेकंड टू लेफ्ट ऑफ C, C who is just left of V, C who is just left of V, one person sit between U and V, UV में एक इंसान बैठता है, ठीक है, और U sits to right of C, C के राइट में U है, C के राइट में U है। वैसे तो ये मैं आपको यहाँ पे भी करके बता सकता हूँ क्योंकि इधर भी है और उसके बाद U आएगा, मतलब अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा कर सकते हम कि जैसे मान लीजिए, चलो यहाँ पे R लिख देता हूँ टेम्पररीली, R एक C, ये वाला V है और C के राइट में U है और UV में एक है, तो UV में एक इधर नहीं आएगा, इधर ही आएगा, राइट। तो CU डन, C के राइट में U है, UV में एक है, डन। RCV ये भी डन। FR में 3 लोग हैं, ये मैं फ़िलहाल नहीं पता, कहीं पे भी जा सकता है। AF में ये भी फ़िलहाल पता नहीं, ये इतनी कंडीशन बैठ गई। U sits to right of C, B second to left of N, B second to left of N, B second to left of N, एंड का मतलब B, U का थर्ड राइट B, U का थर्ड राइट B, ये भी मैं वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। U का 1 2 3 ये वाला B है, 1 2 3 थर्ड नंबर पे B, और B का सेकंड N, ठीक है। चलो और आगे क्या बोलता है, नो वन सिट्स टू लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में कोई नहीं है, मतलब Q लेफ्ट एंड पे होना चाहिए, लेफ्ट एंड। चलिए और कुछ छूट गया मेरे से, यहाँ तक लिखा था Q थर्ड टू लेफ्ट ऑफ D, Q थर्ड टू लेफ्ट ऑफ D, D का थर्ड लेफ्ट Q है, D हु सिट्स जस्ट राइट ऑफ A, D जो है A का जस्ट राइट में बैठता है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड R, मतलब जितने लोग Q और R में बैठते हैं, इज इक्वल टू 1 मोर देन पर्सन सिट टू द राइट ऑफ N, N के राइट में जितने बैठते हैं उसमें +1 ऐसा है, ठीक है। बाकी सब लिख के हो गया। चलिए मैं क्या मर्ज कर सकता हूँ, ये तो मैंने मर्ज करवा दिया वहाँ पे, ये बच गया। FR में 3 लोग हैं, अगर मैं यहाँ पे ये देखो AF है, चलो इसको इसमें मर्ज करवाता हूँ, A 2 लोग F, A 2 लोग फिर इधर F, तो देखिए ये कंडीशन कट कर दूंगा मैं। अब ये कंडीशन यहाँ पे FR से जुड़ेगी, FR में 3 लोग हैं, R 3 लोग ये F और ये F हुआ, तो F एक D यहाँ पे नहीं आता, मतलब ये 3 लोग इधर होने चाहिए, R 3 लोग ये वाला F है और F एक D इमीडिएट A एक Q और Q के लेफ्ट में कोई नहीं, मतलब ये पहला बंदा है, ठीक है, मतलब ये भी कंडीशन डन। लास्ट कंडीशन बची है, QR में कितने लोग बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठते, तो N के राइट में 7 लोग लगेंगे, 7 + 1 8 होते, तो N के राइट में 7 लोग। अच्छा ये इधर और 7 लोग ड्रॉ करने पड़ेंगे मुझे, आई होप कि आप ये समझ पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, राइट, बिल्कुल सही मैंने, तो ये मेरा परफेक्ट क्वेश्चन बन गया। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन DQ में कितने हैं, D और Q में 2 लोग हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, B इमीडिएट राइट ऑफ N, चेक करते हैं, इमीडिएट राइट ऑफ N ख़त्म है, वो गलत है ये, तो ये तो गलत है। U कॉर्नर वो तो है ही नहीं, वो तो बीच में था। A इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, ये चेक करते, A इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F ये तो नहीं था, मतलब ये भी गलत है। V कॉर्नर पे आई गेस नहीं था, V तो यहाँ पे है, मतलब ये गलत है। C सीट सेकंड टू राइट ऑफ R, हाँ ये सही है, तो इसका जवाब रहेगा 5th। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो, टोटल कितने लोग बैठे हैं। हमेशा मैं 3 के इसमें 3 6 9
12, 15, 18, 21, 24, 27, 27, 27। यस, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बीवी, बीवी में कितने हैं? बी और वी, ये बी है ये वी है, 1 2 3 4, 4 ही लोग हैं। 4 ये रहा, सही है, हो गया, खत्म। इफ द नंबर, ओके, ये कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। ऑड डिजिट्स आर सबट्रैक्टेड बाय 1, ठीक है। क्या बोलता है? ऑड को -1 करना है। इवन डिजिट्स आर सबट्रैक्टेड बाय 2, इवन जो है उनको -2 करना है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स विच आर 4th, 2nd, 4th, 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सेकंड मतलब 7, 4th 6, ये और ये, इनका क्या पूछा है उसने? सम पूछा है। ये तो बहुत सिंपल है, 7, 4 और 6 है, ठीक है। 2nd, 4th, 6, ऑड में से -1 मतलब ये 6 हो जाएगा, और इवन में से -2 मतलब -2 मतलब ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। इनका एडिशन कर दो, 2 6 और 2 सॉरी 6 और 2 8, 8 और 4 12, सही है। पूरे इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दिस इज कोडिंग डिकोडिंग, जंबल कोडिंग। लेट अस सी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। इसमें तो कॉमन निकालना है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करते बैठूंगा। हमें हमेशा क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे उसने टूवर्ड्स बोला है, टूवर्ड्स कहाँ है? ये टूवर्ड्स है, ये टूवर्ड्स है, ये टूवर्ड्स है, तो दूसरे तीसरे चौथे में कुछ तो भी कॉमन रहना चाहिए। कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? यस, हु दिख रहा है, हु, तो टूवर्ड्स के लिए हु होना चाहिए, दैट्स ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड एज CH? CH कहाँ है? ये रहा CH, ओके। अगर आप ध्यान देंगे तो CH इधर दिख रहा है मुझे, मतलब ये 3 में से कुछ तो भी इसका रहना चाहिए। थोड़ा सा वापस जाता हूँ मैं। टूवर्ड्स का हु था तो डायरेक्ट मार्क कर दूंगा, टूवर्ड्स का हु है, ठीक है। तो ये टेबल या अराउंड का CH रहना चाहिए। इसमें से मुझे टेबल यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं टेबल को बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पे भी टेबल है और कहीं पे टेबल है क्या? नहीं है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? DM कॉमन है। तो DM जो है वो टेबल के लिए चला गया, तो टेबल के लिए चला गया DM, तो अराउंड के लिए CH आएगा। तो CH उसने पूछा है अराउंड के लिए, दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन। चलिए, 7 फैमिली मेंबर्स बिलोंग टू 3 जनरेशन फैमिली, तो ये सबसे पहले लिखना चाहिए 3 जनरेशन है, डन। देन AD हैव जेंडर अपोजिट टू F, A और D के जेंडर F के अपोजिट है, तो A और D के जेंडर दोनों के F के अपोजिट है, ठीक है। मतलब A और D के सेम होने चाहिए और ये अपोजिट होने चाहिए F के। क्या जेंडर की बात कर रहे हैं हम, सही है। चलिए, देन G इज मदर इन लॉ ऑफ F, ये तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, G इज मदर इन लॉ ऑफ F, तो G का जो बेटा बेटी रहेगा उससे F की शादी होने वाली है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। D सिबलिंग ऑफ है, D जो है वो A के सिबलिंग है, मतलब भाई या फिर बहन जो भी होने वाले हैं वो होंगे। B इज ओनली सन ऑफ D, B जो है वो इकलौते सन है D के, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है ओनली सन, राइट। C इज फादर इन लॉ ऑफ F, F के फादर इन लॉ मतलब F के मदर इन लॉ के हस्बैंड, ये बनेंगे फादर इन लॉ। C इज फादर इन लॉ। B इज ब्रदर ऑफ E, B जो है ब्रदर है E के। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये अगर इकलौता लड़का है तो ये लड़का नहीं होगा, ये तो लड़की होगी। एंड A स्पिंस्टर, A स्पिंस्टर है मतलब ये फीमेल है, ठीक है। और AD दोनों का जेंडर F से अपोजिट है, मतलब A का और D का जेंडर सेम होना चाहिए, मतलब ये भी फीमेल होनी चाहिए। तो
अब यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन है कि एफ से शादी करेगा कौन। अच्छा, एफ का जेंडर एडी से अपोजिट है, मतलब एफ मेल होना चाहिए, सही है। अब एफ से शादी करेगा कौन, तो अब देखिए स्पिंस्टर का मतलब होता है अनमैरिड फीमेल, मतलब ए ने तो शादी की नहीं है तो ए को तो हम खारिज करते हैं। एफ लड़का है तो बी तो शादी करेगा नहीं। ई के ऑलरेडी डी नाम के पेरेंट है तो अलग से सी जी नाम के पेरेंट हो नहीं सकते, तो एक डी ही बचा है जिसकी शादी हो सकती है, तो डी ये लड़की नहीं शादी की होंगी। और डी के एक और ए नाम की सिस्टर है, और ये मैं नीचे जोड़ देता हूँ, यहाँ पे बी ए जो कि ओनली सन है, और यहाँ पे ई होना चाहिए, दैट्स द डॉटर ऑफ देम, डी एफ। चलिए, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई कौन है एफ के, तो ये तो डॉटर ही होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते, ए रिलेटेड टू एफ, वापस जाते, ए रिलेटेड टू एफ, ये सिस्टर इन लॉ होने वाली है, मतलब साली। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, डी कौन है सी के, वापस जाते, डी कौन है सी के, तो डी सी के डॉटर है, तो डी जो है वो डॉटर बनेगी सी की। नेक्स्ट, ये अलग क्वेश्चन है, 8 पर्सन बॉर्न ऑन 2 डेट्स, मतलब ये एक पजल होगा, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने क्या कहा है, 4 डिफरेंट मंथ्स है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 15 और 22 डेट है, ठीक है। तो 15 तारीख और 22 तारीख सितंबर की, उसके बाद अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर है। 15 और 22 तारीख अक्टूबर की, 15 और 22 तारीख नवंबर की, और 15 तारीख और 22 तारीख दिसंबर की। ये अपना पजल है, राइट। अब हमें यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली इस क्वेश्चन में आपको लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये है मेरी पॉसिबिलिटीज़। 2 पर्सन्स आर बॉर्न बिटवीन ऐसे, ऐसे में 2 लोग हैं, तुरंत लिख देता हूँ। एस इज बॉर्न ऑन इवन डेट, इवन डेट मतलब 22 तारीख होनी चाहिए, और इवन मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, मतलब 30 दिन वाला महीना चाहिए। 30 दिन वाला महीना मतलब सितंबर, सितंबर के इवन मतलब 22 तारीख को ऐसा है। और एक पॉसिबिलिटी है, नवंबर के भी 22 तारीख को ऐसा आ सकता है। तो ये 2 ही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। एस और ए में 2 लोग हैं, तो एस 2 लोग ए, एस 2 लोग ए, ये भी कंडीशन मैंने लिख दी। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर ए, बिफोर ए मतलब ए बिफोर ए, इज मतलब इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन वन लेस नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर बी। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जितने ए के पैदा हुए, बी के बाद जितने हैं उससे एक कम है। मतलब अभी देखिए, मैं आपको बता दूँ, ए के पहले कितने हैं। अब देखिए, यहाँ पे ए के पहले 4 है, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 चाहिए, तभी 5 - 1 4 होगा, तो मुझे 5 लोग छोड़ने पड़ेंगे। तो ये हो गए वो 5 लोग, 3, ठीक है, और ये 2, तो यहाँ पे आएगा बी, राइट, यहाँ पे आएगा बी, ठीक है। बी के बाद बराबर 5 लोग हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ए के पहले 2 लोग हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये 3 - 1 हो जाएगा 2, मतलब बी के बाद 3 लोग चाहिए, तो 3 लोग मतलब यहाँ पे बी चाहिए, तो मैंने बी भी लिख दिया। क्यू इज बॉर्न जस्ट बिफोर बी, बी के जस्ट पहले क्यू, बी के जस्ट पहले यहाँ पे क्यू नहीं आता, तो ये गलत। क्यू इज 2 पर्सन बॉर्न आफ्टर आर, क्यू 2 पर्सन आफ्टर आर, 2 पर्सन आफ्टर मतलब 1 पर्सन बिटवीन। सी इज बॉर्न आफ्टर डी, डी के बाद सी है, एन बिफोर पी, सी जो है पी के पहले, मतलब ये बना अपना सीक्वेंस, पी के पहले सी है, तो पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर पी आएगा। दैट्स ऑल इज द पजल। हु अमंग देम बॉल ऑन 15 सितंबर, 15 सितंबर को तो डी है, डी कहाँ गया, यहाँ पे, सही जवाब। हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन आर पी, आर पी में कितने लोग हैं, आर और पी, 1 2 3 4 5, 5 लोग होने चाहिए, आर और पी 5, 5। नेक्स्ट, 4 अमंग द 5 पेयर
लाइक ओके, ये ऑड मैन आउट है, कुछ नहीं है। एस आर बी डी क्यू, एस आर बी डी क्यू, एस आर बी डी क्यू मतलब अपने को क्या क्या दिया है, एस, मैं बता देता हूँ आपको, एस दिया है, आर बी डी और क्यू, ये 5 में से कौन सा ऑड है, ऑड ढूंढना है आपको, ठीक है। तो ये 5 में से कौन सा ऑड ढूंढेंगे, देखिए ये 22 तारीख को है, ये भी 22 तारीख को, ये भी 22 तारीख को, तो 22 वाले 3 मिल गए। ये 15 तारीख को है, ये भी, ये वाला 15 तारीख को है, तो 15 वाले 2 मिल गए, तो 22 वाले 3 मिल गए, 15 वाले 2 मिल गए, मतलब ये 22 और 15 का ऑड नहीं है। और कौन सा ऑड हो सकता है, यस, वन मोर ऑड मैं आपको बताता हूँ। ये 30 वाला महीना है, ये भी 30 वाला महीना है, जिसमें डी आर आ रहे और बी एस आ रहे, तो 31 वाला जो महीना है उसमें एक ही बंदा है क्यू, तो क्यू जो है वो ऑड होना चाहिए, क्यू ने ऑड होना चाहिए। और क्यों मैंने क्यू को ऑड किया, क्योंकि ये 31 वाले महीने के अंदर है, बाकी सब 30 दिन वाले महीने में आ रहे, दैट इज सितंबर एंड नवंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब गलत ढूंढना है, ठीक है, गलत क्या है वो ढूंढते हैं। आर बॉर्न जस्ट बिफोर ए, आर बॉर्न जस्ट बिफोर ए, ये तो सही है। सी बॉर्न इन डिसम्बर, ए बॉर्न बिफोर पी, सी बॉर्न इन डिसम्बर, ए बॉर्न बिफोर पी, दोनों सही है। मतलब पहले 3 तो अपने, ये भी सही निकल रहा, ये भी सही निकल रहा, ये भी सही निकल रहा। क्यू एन बी बॉर्न इन सेम मंथ, क्यू एन बी बॉर्न इन सेम मंथ, क्यू भी सेम मंथ में है क्या, नहीं, ये अलग अलग मंथ में, तो यही है वो क्यू और बी बॉर्न इन सेम मंथ, ये जो है ये गलत निकल रहा है, तो ऑल ऑफ द ट्रू नहीं होगा, तो ये अपना सही जवाब होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर क्यू, बॉर्न आफ्टर, क्यू के पहले जितने हैं, क्यू के पहले 3 है, तो किसके बाद 3 है, बी के बाद 3 है, बी के बाद 3 है, आफ्टर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट देख लेता हूँ, राइट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन, लेट्स सॉल्व दिस। W वॉक 8 मीटर टुवर्ड वेस्ट फ्रॉम पॉइंट P, तो पहले एक पॉइंट P ले लो आप बिंदास, P से 8 मीटर चले जाओ आप सबसे पहले तो वेस्ट को, ठीक है, टू रीच पॉइंट Q, तो एक पॉइंट आपको Q भी मिल जाएगा, ठीक है। टेक्स लेफ्ट टर्न 10 मीटर आर, लेफ्ट टर्न 10 मीटर, पॉइंट आर भी आ गया, वॉक, फिर टेक्स राइट टर्न 12 मीटर है, यहाँ से राइट टर्न किधर होगा, नीचे जा रहा है तो राइट टर्न इधर होगा, राइट टर्न 12 मीटर, पॉइंट एस, राइट टर्न 6 मीटर टी, राइट टर्न 6 मीटर, टी पॉइंट भी मिल गया, लेफ्ट टर्न 8 मीटर होम, लेफ्ट टर्न 8 मीटर, ये पहुंचा होम, और कुछ दिया है क्या, नहीं, ख़त्म, ये डायग्राम बनी। इन विच डायरेक्शन इज टी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो क्यू से टी किधर है, क्यू से टी, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट सही जवाब है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस और डब्ल्यू का होम, एस और डब्ल्यू का होम, ये होम है और ये एस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है वो, ये डिस्टेंस में पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, 8 और 6 का पाइथागोरस 10 बनता है, तो सही जवाब 10 होना चाहिए, है क्या, हाँ है।
देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय W? ओके, टोटल देखते हैं। 12 और 8 20, 10 30, 36 और 8 44 भी है। फाइंड द ऑड मैन आउट, ये कोडिंग डिकोडिंग से है। चलो ऑड मैन आउट ढूंढ लेते हैं। UPR, RMO, LGI, GB, YTB। एक मिनट देखिए, UPR इसमें से ये मुझे काफ़ी क्लोज लग रहे हैं क्योंकि PQR मतलब Q बीच में आता है। RMO में ये मुझे क्लोज लग रहे हैं, तो MNO, गुड, ये भी लॉजिक सेम रहा है। LGI तो ये बिल्कुल GHI, वेरी गुड। GBE तो BD और E आ जाएगा, सॉरी ये तो C भी आएगा, मतलब यहाँ पे दो लोग बीच में आ रहे हैं। BCD फिर E आ रहा है और YTV, तो इसमें TUV। देखिए सब जगह एक एक ही बंदा आ रहा है, यहाँ पे दो लोग B और E के बीच में आ रहे हैं, मतलब GB ऑड है, दैट इज ऑप्शन नंबर D। ओके, तो ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। 8 लोग हैं और सर्कल है इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। ऐसी जगह पे पहले हमें तो ये देखना पड़ता है कि हमें किसी की डायरेक्शन दी है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शंस लेट अस फाइंड। LNE फेस इनसाइड, मतलब हमें ये तो मिल गए कि इनसाइड में कम से कम हमारे पास L है और E है। ऐसे वक्त ये भी देख लें हमेशा कि और कोई टोटल तो नहीं दिया इन्होंने कि टोटल इतने लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। 8 लोग हैं तो एक तुरंत में एक सर्कल बना लेता हूँ मैं। ये हो गया 8 लोगों का एक सर्कल। डायरेक्शन मुझे नहीं पता, L और E दिया है तो मैं L और E से स्टार्ट कर सकता हूँ। यस, यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। E का सेकंड लेफ्ट D है, तो ये E है जो कि इनसाइड देख रहा है, सेकंड लेफ्ट D आएगा। D F सिट्स अपोजिट टू D, तो F यहाँ पे आ जाएगा जो कि D का अपोजिट बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी थी, इमीडिएट नेबर ऑफ E फेस अपोजिट डायरेक्शन एज E फेसेस। E के अपोजिट है E के दोनों नेबर, मतलब आउटसाइड, सही है। तो यहाँ तक आ गया है। H थर्ड टू राइट ऑफ K, लेकिन H और K नहीं पता। उसके बाद L सेकंड टू राइट ऑफ I, ये भी नहीं पता। उसके बाद G थर्ड टू राइट ऑफ D, ये भी नहीं पता, ठीक है। तो GNF फेस सेम डायरेक्शन, ये भी नहीं पता। ओके, नो प्रॉब्लम। अब सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, H थर्ड टू राइट ऑफ K। अब यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस करूँगा वो करूँगा थर्ड के ऊपर, कि मुझे थर्ड की पोजीशन कहाँ कहाँ पे मिलती है। तो ये दोनों इमीडिएट है, ये इमीडिएट है, ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये इसका थर्ड है, ये इसका थर्ड है। मतलब अगर H के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे या यहाँ पे बैठेगा, मतलब ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, राइट। तो अगर ये भी हो गया तो भी ये जगह यूटिलाइज हो रही, और ये भी हो गया तो भी ये जगह यूटिलाइज हो रही, मतलब ये H या K में से तो एक पक्का होना ही है। अब इन्होंने एक और चीज़ बोली है, एंड फेसिंग बोथ सेम डायरेक्शन। अगर H आप K यहाँ ले या यहाँ ले, ये दोनों सेम डायरेक्शन देखते हैं, मतलब यहाँ पे K आया या H आया, और ये दोनों सेम डायरेक्शन देखते तो भी आउटसाइड रहेगा, और यहाँ पे भी अगर आए तो भी ये आउटसाइड ही रहेगा, राइट। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। एक और चीज़, I सिट्स अपोजिट टू K। अगर I के अपोजिट है तो ये K के अपोजिट यहाँ पे आए तो आता ही नहीं, मतलब ये K नहीं है, मतलब ये H है। तो अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि K का थर्ड राइट H किधर है। K का थर्ड लेफ्ट हो जाएगा, ये K का थर्ड राइट मतलब यही वाला K है। और अभी मैंने पढ़ा कि I और K अपोजिट है, तो I और K मैंने अपोजिट लिख दिया। साथ में ये भी लिखा है बट बोथ फेस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये अगर आउटसाइड है तो ये इनसाइड होना चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है, अब मेरे पास ये लोग आ गए। अब मेरे पास नेक्स्ट सेंटेंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो यहाँ पे भी एक थर्ड है,
जी सिट थर्ड टू राइट ऑफ डी, डी का थर्ड राइट, जी यहाँ तो नहीं आएगा, यहीं पे आएगा। चलो वेरी गुड, ये तो डायरेक्ट बैठ गया। तो डी का थर्ड राइट बोलता है, मतलब डी ने इनसाइड देखना चाहिए। अब ये बोलता है जी एफ फेस सेम डायरेक्शन, तो जी और एफ सेम डायरेक्शन, मतलब ये आउटसाइड, तो भी ये आउटसाइड होना चाहिए, राइट। अब सब लोग बैठ गए, अब कौन रह गया वो देखना ज़रूरी है हमें। आई का सेकंड राइट एल, आई का सेकंड राइट यहाँ नहीं तो यहाँ पे एल, सेकंड राइट बिल्कुल सेकंड राइट होगा। एल की डायरेक्शन अभी भी मुझे नहीं पता चली, मैं देखता हूँ कुछ और दिखा है क्या। एल की डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो दैट्स ऑल इज द राइट आंसर। हु सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ का थर्ड लेफ्ट चेक करते हैं। एफ यहाँ है, थर्ड लेफ्ट एल आएगा, एल यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु सिट्स अपोजिट जस्ट टू राइट ऑफ जी, जी के राइट वाले का अपोजिट, जी के राइट वाले ई का अपोजिट एच, तो सही जवाब एच होना चाहिए, तो ये एच आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई आई काउंटेड टू द राइट ऑफ आई, ई आई काउंटेड टू द राइट ऑफ आई, ई आई ये दोनों हैं, काउंटेड टू द राइट ऑफ आई, 1 2 3 4, 4 लोग होने चाहिए, ठीक है। राइट ऑफ आई 4 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके। आई का सेकंड लेफ्ट जी, आई का सेकंड लेफ्ट जी, ये तो सही है। फिर एच एफ सेम डायरेक्शन, एल डी इमीडिएट नेबर, एच एफ सेम डायरेक्शन है, एल डी इमीडिएट नेबर है। अरे ये तो तीनों सही मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे वक्त हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये भी सही मिल रहा है, ये भी सही, ये भी सही, तो ये भी सही होगा, ठीक है ना। ई एन जी फेज अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, चलो चेक कर लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट, मतलब यहाँ पे सही जवाब वही होना चाहिए, ऑल आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई के नेबर कौन है, तुरंत देख के आ जाते हैं। ई के नेबर, ई यहाँ पे के जी, के जी, ठीक है। के जी मतलब के जी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके डन, ठीक है। चलिए, मतलब ये हो गए अपने पूरे 40 क्वेश्चन एंड दैट इज़ द राइट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। हालांकि मैंने यहाँ पे काफ़ी समझाते हुए आपको ये सारी चीज़ें बताई है, आपको सॉल्व करते वक्त इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आपने फटाफट अगर इमीडिएट सॉल्व करने की कोशिश की तो आपको इससे भी कम समय आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जैसे कि पता चला है कि रीजनिंग को 25 मिनट्स दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा रीजनिंग के लिए कंफर्टेबल जोन हो गया, क्योंकि हम वैसे भी बाकी IBPS के क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चन सिर्फ 20 मिनट में सॉल्व करते, तो अगर 5 मिनट अगर बढ़ा दिए जाए 25 मिनट, तो आराम से 40 क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आउट ऑफ आउट बनाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।